हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो पहला चतुर्भुज होता है, ठीक है ना, वो आयत होता है। लेकिन उसकी अगर मैं आपको परिभाषा बता दूं, देखिए चतुर्भुज, चतुर्मिश होता है चार और भुजमिश भुजाएं। तो ऐसी कोई आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो वो चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। और यही त्रिभुज की पहचान होती है। लेकिन यही का मतलब आप यही नहीं उतार देंगे, वरना ये तो चतुर्भुज की हो जाएगी। त्रिभुज की होती है ऐसी कोई बंद आकृति, आप बंद बोले यानी, या फिर घिरी हो बातें की होती है ऐसी कोई आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर घिरी हुई हो, या फिर तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसी हिसाब से चतुर्भुज को, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बता दूं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं वो है आयत। आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं चतुर्भुज जो कि आपका आयत होता है, पहला अगर इसका चित्र बना दूं, तो देखिए ये कुछ इस टाइप से होता है। ये देखिए कुछ भुजाएं तिरछी बन रही हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको हटा के थोड़ा सीधा बना दूं, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका आयत हो जाएगा। इस आयत में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये इसका सिरा है, एक ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो इसमें चार भुजाएं होती हैं। एक ए बी हो जाएगी, दूसरी बी सी हो जाएगी, तीसरी सी डी और चौथी हो जाएगी डी ए, या फिर ए डी आप कह सकते हैं। ये डी बिंदु है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बता दें, आयत में जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने कैसे? तो देखिए, जो ए बी भुजा है ना, ये वाली, वो इस सी डी के बराबर होगी। तो भुजा आपकी ए बी जो होगी, ए बी, ये बराबर होगी सी डी के, सॉरी सी डी के बराबर होगी, ठीक है। सी बी लिख चुका है, सी डी, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये वाली जो भुजा होगी बी सी, ये बराबर होगी ए डी के। बी सी किसके बराबर होगी? ए डी की, ठीक है। देखिए, मैं इसमें कारण नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इनके बारे में, ठीक है ना। कारण मैं आगे भी आपको बताऊंगा। अब कारण में देखिए क्या होता है। कारण में जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यही क्यों होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इनमें मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी चारों भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इसमें जो भुजाएं इसकी, ये वाली जो आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं, वो भुजाएं समांतर भी होती हैं, ठीक है ना। जो भुजा बराबर होगी वो भुजा समांतर भी होगी। तो ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के, और ये बी सी समांतर हो जाएगी ए डी के, ठीक है ना। तो इसमें जो भुजा बराबर होगी ये समांतर भी होगी। तो यहीं पे मैं अगर मैं लिख दूं, तो ए बी ये समांतर हो जाएगी। तो ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है ना, पैरेलल बोलते हैं जिसको। तो ये सी डी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी के। और उसके बाद में बी सी है आपकी, बी सी, ये समांतर हो जाएगी ए डी के, ठीक है। तो ये होता है। अब आते हैं इसके परिमाप पे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी आकृति हो उसका एक परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप का क्या मतलब होता है, जैसे आप तार लपेटना चाहें तो उसके बाहर कितना तार लपेटा जा सकता है, उसको परिमाप बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं, कोई व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे इस कोने पे खड़ा है, और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, और यहाँ से लौट के वहीं पे पहुंच गया, यानी उसने पूरा एक चक्कर लगा दिया। तो इस एक चक्कर में चली गई दूरी को हम परिमाप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक परिमाप भी होगा। परिमाप क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है। तो देखिए, अगर हम चाहें तो इसकी इस हाइट को हम लंबाई मान लेते हैं, क्या इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये होगी, तो इसको भी हम लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये चौड़ी है, उतनी चौड़ी ये होगी, तो ये भी क्या चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है, एक बार हमको ये सभी भुजाएं जोड़नी होंगी, क्या सभी भुजाएं जोड़नी होंगी, ठीक है। तो अगर मैं सभी भुजाओं को जोड़ दूं तो आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत तो चल ही रहा है, बस मैं परिमाप डाल देता हूँ। इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं परिमाप डाल देता हूँ। उसके बाद में अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो देखिए, आपको समझना होगा, एक बार बंदा यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो एक बार लंबाई जोड़ी जाएगी। लंबाई कितनी बार जोड़ी जाएगी? एक बार, ठीक है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, आगे मैं शॉर्ट करूंगा प्लस, ठीक है। फिर वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जो भी दूरी होगी वो चौड़ाई जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये चौड़ाई जोड़ देगा वो। अच्छा, फिर से यहाँ चलेगा तो फिर से लंबाई जोड़ेगा, तो प्लस फिर से लंबाई आ जाएगी वो, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फिर से चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो बस यही परिमाप हो जाएगा उसका। तो ये हो जाएगा। तो देखिए, लंबाई भी दो बार जोड़ी गई है और चौड़ाई भी दो बार, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें से 2 को कॉमन कर लें तो आयत का परिमाप निकल के आएगा 2। ये हो जाएगा यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, लंबाई को हम क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं, तो एल, ठीक है। इसको मैं एल से डिनोट कर सकता हूँ। चौड़ाई को हम ब्रेथ बोल देते हैं, तो बी से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए,
तो अगर मैं इसके स्थान पर लिखना चाहूँ तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 क्वेश्चन में लंबाई को L प्लस चौड़ाई को B, तो ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है ना। बस ये इसका परिमाप होता है, आगे मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्रफल भी होता है आयत का, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल भी होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणे में चौड़ाई। एक बार इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, आपको जो ही भुजा दी गई हो वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये नहीं मानते लंबाई को आपने L माना है तो L गुणे में B तो B, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, गुणा का चिन्ह लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये समझ गए। अच्छा देखिए, एक और बात बता दूं, इसका विकर्ण भी पूछ लेता है आपसे। क्या विकर्ण पूछता है आपसे? विकर्ण क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला विकर्ण होता है, ठीक है। ये और ये दोनों तिरछी भुजाओं को मिला दें तो विकर्ण बन जाता है, ये यहाँ पे कोने में आके मिलता है, ठीक है। तो ये विकर्ण होता है आयत का। तो आयत का आप कोई भी विकर्ण निकालना चाहें तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका एक त्रिभुज टाइप का है। देखिए मुझे को ये वाली लंबाई निकालनी है, दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं, मैं आपको पहले लिख दूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, पहला विकर्ण है इसका AC, ठीक है, ये वाला AC, दूसरा है BD। कौन सा है? BD। और ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, आपको दोनों भुजाएं दे देगा तो आपसे विकर्ण पूछेगा। तो देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इसी आयत को दोबारा से बना दूं यहाँ पर, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आयत को दोबारा बना दूं, मैंने मान लेता हूँ इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, बस एक ही मिलाया मैंने, दूसरा नहीं मिलाया। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको ही पता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, आयत के ये जो समद्विभाजक है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है ना। ये दोनों मिला के 180 होते हैं कोई, लेकिन एक 90 का नहीं होता है, ठीक है ना। पता ही नहीं है कितने का होता है, ठीक है, बस ये आपको मैं बता दूं, लेकिन दोनों 90 के होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला प्रत्येक कोण तो 90 का होगा, आपको ही पता है, ये भी पूरा कोण 90 का होगा, ये वाला, ठीक है, पूरा 90 का होगा, दोनों को मिला के 90 का, ठीक है। तो ये 90 का है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ और इसको मैं D मान लेता हूँ। तो देखिए त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर, ये AC है, थोड़ा बनाना भूल गया, ठीक है, AB, लंब का स्क्वायर AD, तो AD का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? DC, तो DC का स्क्वायर। आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा, AC तो कर्ण है, क्या है? कर्ण। मैं विकर्ण कह सकता हूँ, तो विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का B बना देता हूँ, बस आप समझिए, विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये AD क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस DC क्या है? ये वाली लंबाई, तो लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए विकर्ण को हम कुछ भी मान सकते हैं, विकर्ण तो हम AC है तो AC रहने देंगे, तो AC विकर्ण का स्क्वायर बराबर, चौड़ाई को हमने B माना है तो B स्क्वायर, लंबाई को L माना है L स्क्वायर। तो AC अगर आप विकर्ण निकालना चाहें तो बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट में आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट में, तो B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये विकर्ण की लंबाई होती है किसकी? आयत की, ठीक है ना। तो ये आयत में इतना ही सब कुछ होता है, एक विकर्ण भी होता है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, विकर्ण भी बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने आयत के बारे में बता दिया। तो चलिए अब मैं इसके बाद में आपको वर्ग के बारे में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका चतुर्भुज है वो वर्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। तो दूसरा आपका चतुर्भुज है वो है वर्ग, जिसको आप स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी कुछ मैं चित्र बना दूं तो इस टाइप से चित्र बनता है। ये आपको एकदम चौकोटी सी आकृति दिख रही होगी, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, इसको D मान लूं, तो ये आपका वर्ग है, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो भुजा AB होगी वो बराबर होगी BC के, ये बराबर होगी CD के, और ये बराबर होगी DA के, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप भी होगा, ठीक है ना। तो इसका परिमाप, तो देखिए इसका परिमाप क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये वाली भुजा है क्या? AB, चारों भुजाएं बराबर है तो मान सकता हूँ X है, ये क्या है? भुजा, और भुजा मैंने मानी है इसकी X, तो ये भी भुजा X हो जाएगी, ये भी X, ये भी X, चारों भुजाएं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, परिमाप में मैंने आपको बताया चारों को जोड़ देते हैं सबको, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे तो X को 4 बार जोड़ देंगे, हालांकि हम ये भी कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो देखिए हैं तो चारों भुजाएं बराबर, AB भुजा है वो भी X है, ये भी X है, ये भी X है, चारों X हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और इंटू में X। तो हम इसको 4 इंटू X को हम 4 गुणे में भुजा भी कह सकते हैं, 4X ही तो हमारी भुजा है, तो 4 इंटू भुजा,
ये होता है, ठीक है। 4 साइड इंग्लिश में बोल सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू सॉरी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की, तो इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्यों, देखिए अगर मैं इसकी लंबाई ये मान लूँ x और चौड़ाई ये मान लूँ, ये भी तो x रहेगा, तो x का x में गुणा करूँगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर की जगह पर रा उड़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा आप इसकी जो भी मान लें उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा बिकट इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी ये वाला बिकट होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका प्रत्येक कोण 90 पे काटता है, ठीक है ना। वो तो आयत का भी काटता था 90 पे, ठीक है। लेकिन हाँ इसके जो बिकट होते हैं, ये वाले बिकट, दोनों बिकट, ठीक है, ये भी एक दूसरे को 90 पे काटेंगे। यानी कि ये भी कोण होगा जो 90 अंश का होगा, ये भी होगा 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। चारों कोण इसके 90-90 के होंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, देखिए दुनिया का कोई भी चतुर्भुज सही, उसकी चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360, ठीक है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग 360 होता है। अब ये क्यों होता है वो बाद की बात रही। और किसका 360, 5 भुजा वाले का कितना योग होता है, 6 भुजा वाले का, मैं सब बता दूंगा एक वीडियो में आपको, ठीक है। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ये होता है इसका 360, ठीक है। अच्छा इसको फिलहाल हटाइए, तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बिकट की बात करें, अगर हम इसका बिकट निकालें तो हम वर्ग का बिकट, ठीक है, अगर वर्ग का बिकट निकालना चाहें तो बिकट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं निकाल के कहीं और दिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रूट में 2 और इनटू में होता है भुजा। तो भुजा में आप रूट 2 का गुणा कर देंगे तो इसका निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग में यही होता है और कुछ भी नहीं। 3 चीजें, परमाप होता है पहला, दूसरा क्षेत्रफल होता है, तीसरा होता है इसका बिकट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अच्छा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट आपका जो चतुर्भुज आएगा, ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए हम तीसरा चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं, वो है समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज, ठीक है। अच्छा अब देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ये वर्ग है, ठीक है, एक ये वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। वर्ग को अगर मैं यहाँ पे पकड़ लूँ, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस कुन्ने को पकड़ के थोड़ा खींच दूँ तो ये कुन्ना थोड़ा खिंच जाएगा और ये अंदर धस जाएगा, तो बस ये आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। तो समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस टाइप की होती है, मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरीके से तिरछा होता है, ठीक है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर मैं इस भुजा को ए बी, देखिए मैंने इस कुन्ने को पकड़े खींचूंगा तो ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो बस वही है और कुछ भी नहीं है, ये वर्ग का ही दूसरा रूप है, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसकी जो भुजाएं होंगी, तो ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा डी ए के, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर। उसके बाद में आपको बात बता दूं मैं, जो समचतुर्भुज है इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके भी विकर्ण, ठीक है, ये भी एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। मैंने भी बताया था कि वर्ग के काटते हैं 90 पे, ये भी 90 पे काटेंगे, ठीक है। ये प्रत्येक कोण ये वाला 90 पे काटता है इसका, ठीक है। अच्छा तो इसमें देखिए विकर्ण तो होते नहीं है, ठीक है। विकर्ण अगर होते हैं तो आप निर्देशांक ज्यामिति में इनको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो बीच की दूरी से निकाले जाते हैं उस फॉर्मूले से, ठीक है। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप निकालेंगे, यहाँ से आप विकर्णों को नहीं निकाल सकते। हालांकि इसके लिए एक अलग से कंसेप्ट आता है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब मेरी बात समझिए, यहाँ से पहले इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका भी परमाप निकालेंगे तो 4 इंटू साइड ही होता है इसका, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका परमाप तो वही रहेगा, क्या रहेगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू में साइड, ठीक है। अच्छा यानी कि साइड का मतलब है भुजा, तो 4 गुणे में भुजा, यानी कि 4 इंटू भुजा, ठीक है। ये परमाप रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करें इसके क्षेत्रफल की, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल की, तो देखिए अगर ये वाला चतुर्भुज हो, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल पहला तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आयत का आपने सुना होगा लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है, आयत का, तो उस हिसाब से भी इसका हम निकाल सकते हैं लंबाई, क्या हम लिखेंगे लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। अच्छा दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसी का 1/2 और गुणे में दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल,
आप इस तरीके से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखिए आप, लेकिन हाँ आपको इसमें एक दिक्कत होगी, मैं आपको बता दूं। जैसे ये मान लेता हूं, ये है आपका समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसकी आप लंबाई क्या लेंगे, चौड़ाई। तो देखिए ये वाला है ना, आप इसको तो बी मान लेंगे, यानी कि बेस इसका चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और आधार गुणे ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, मैं आपको बता दूं, वरना आप मुझसे डाउट करें कि सर नहीं हमने आधार गुणे ऊंचाई पढ़ा था, तो आप इसको आधार गुणे में ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई अब कहेंगे, देखिए आधार क्या हो जाएगा आपका, मैं बता दूं, तो बेस ये आधार हो जाएगा, इसको ब्रेथ भी बोल देते हैं, इतना चौड़ा, ठीक है। लेकिन जो ऊंचाई होगी, ठीक है, तो देखिए, या फिर लंबाई, ऊंचाई और लंबाई एक ही चीज है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई आपको लेनी है वो लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का मतलब क्या है, यहां से भुजा आके डलनी चाहिए इस तरीके से इस पर, ठीक है ना। तो ये वाली आप लंबाई लेंगे इसमें, ठीक है ना। ये वाली भुजा नहीं लेंगे, जैसे ये वाली भुजा आपको 7 दे दे, ये भी 7 दे दे, तो 7 7 49 नहीं होगा, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहां से क्या करना होगा, ये लंबवत ऊंचाई लेनी होगी, ठीक है, तब आपका निकलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपसे क्वेश्चन में खुद से देगा, आपसे कहेगा कि एक समचतुर्भुज है जिसके आधार 7 सेमी है, ठीक है ना। क्या कहेगा, आधार 7 सेमी है और लंबवत ऊंचाई 6.8 सेमी है। आपसे बोल देगा, या 5 सेमी बोल दे, कुछ ही बोल दे, ठीक है। आपसे बोल देगा आधार 7 सेमी है और लंबवत ऊंचाई ये वाली हमेशा भुजा से थोड़ी कम होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो आपसे बोल देगा इतनी है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला आ जाता है उसमें, ठीक है ना, आधार गुणे में ऊंचाई। तो आप दूसरे फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, समचतुर्भुज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं चौथे चतुर्भुज की, तो वो आपका आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अब समांतर है तो सीधी बात है, आमने सामने की बजाय समांतर होगी। तो देखिए आपने आयत तो देखा ही होगा, जैसे अगर मैं आयत का चित्र बना दूं, ये आयत है, ठीक है। मान लें इसी आयत को पकड़ के मैं ऐसे खींच दूं तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं इसको यहां से मिला देता हूं बस, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए ये वाली बजाय ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए बी भुजा है वो बराबर होगी किसके, सी डी भुजा के, किसके, सी डी के। और ये वाली जो बी सी भुजा है ये बराबर होगी ए डी के, किसके, ए डी के, ठीक है। इस तरीके से भुजाएं बराबर होती हैं। इसका अगर आप परिमाप निकालना चाहें, परिमाप, तो वही होता है इसका 2 कोष्टक में ये वाली भुजाएं, ठीक है ना, दोनों भुजाएं। एक को आप लंबाई मान सकते हैं, एक को आप चौड़ाई मान सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 2a भी लिख सकते हैं और ये वाली, ठीक है। या फिर इसको x मान लेंगे तो ये भी भुजा x होगी, इसको y मान लेंगे तो ये भी y होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोष्टक में x प्लस y, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना, 2 तरीके से। पहला होता है आपका ये वाला आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अगर दूसरा तरीका लगाएं तो आप लगाएंगे 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, यहां से आपको एक बात समझनी होगी इसमें, जो कि मैंने आपको वर्ग में भी नहीं बताया, ठीक है ना, सॉरी समचतुर्भुज में। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम इसको खींच देते हैं ये ऐसे करके, तो ये वाला जो विकर्ण होता है ये तो बड़ा हो जाता है, कैसा बड़ा, जहां से खींचेंगे, और ये वाला छोटा हो जाएगा। देखिए ये वाला विकर्ण आपको छोटा दिख रहा होगा, इस देखिए इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा ही तो बड़ा है इससे। और ये वाला देखिए इससे कितना बड़ा है, अगर मैं लगा दूं, ठीक है, तो ये वाला विकर्ण बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। जिस कोने से आप खींचेंगे वो बड़ा हो जाएगा, जिससे नहीं खींचेंगे वो छोटा हो जाएगा। तो इसका जो विकर्ण है ये ए सी वाला, ये वाला छोटा रहेगा और ये वाला विकर्ण बड़ा हो जाएगा। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण अगर मैं बात करूं ए सी, ये बराबर नहीं होगा विकर्ण किसके, बी डी के, किसके, बी डी के, ठीक है। और यही कंडीशन आपकी लागू होती है किसमें, समांतर चतुर्भुज में, सॉरी समचतुर्भुज में, ठीक है। तो यहां भी आप दोनों विकर्णों को आप बराबर नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, लास्ट आपका जो चतुर्भुज रह जाता है वो है आपका समलंब चतुर्भुज। तो उसको भी हम देख लेते हैं, तो आइए, तो चलिए एक और चतुर्भुज देख लेते हैं। अच्छा देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, ठीक है ना, आपको बता दूं मैं, जो मैं बताना भूला हूं वो है कि मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज ही बताऊंगा इसी में, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है उसके बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे समलंब की। समलंब, ये भी एक चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब का मतलब होता है इसमें देखिए मात्र आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, अदर दूसरी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं आमने सामने की, ठीक है, सॉरी समांतर होती हैं, बराबर नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी चित्र बना दूं तो देखिए
ये मान लीजिए ये है समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये समलंब है। इधर मैं ए मान लूँ, इधर बी मान लूँ, इधर सी मान लूँ, इधर डी मान लूँ, ठीक है, ये है। तो इसका परिमाप आप निकालेंगे तो वही इसकी सभी भुजाएं आपको जोड़नी होंगी, ठीक है। और लेकिन इसमें समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं, तो ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, ठीक है, यही तो समांतर होती है, ये दोनों समांतर नहीं होती हैं। देखिए वो इधर को तिरछी है, वो इधर को तिरछी है, तो समांतर नहीं है, ठीक है ना। समांतर भुजाएं का मतलब होता है एक जैसी सीधी, या तो इधर ऐसे सीधी हूँ, या इधर ऐसे सीधी हूँ, या इधर सीधी हूँ, कैसे भी सीधी हूँ तो समांतर है, ठीक है ना, बस आपको मैं बता दूँ। तो देखिए ये तो समलंब हो जाता है, ठीक है। तो समलंब में आपकी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो सम्मुख का मतलब क्या है, सिर्फ दो सम्मुख होती हैं, आप प्रत्येक नहीं समझेंगे। तो ए भी समांतर हो जाएगी किसके, डीसी के, किसके, डीसी के, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में इसका जो परिमाप आप निकालेंगे तो परिमाप तो वही होता है सभी भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, कोई भी चारों भुजाओं आप जोड़ देना, चारों भुजाओं का योग, इतना तो आप भी जानते हो, चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाओं का योग का मतलब पहली भुजा अगर ए बी है तो आप ए बी जोड़ेंगे, दूसरी बी सी है तो आप बी सी जोड़ेंगे, तीसरी सी डी है तो आप सी डी जोड़ेंगे, चौथी ए डी है तो ए डी जोड़ेंगे, या फिर डी है, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा आपका, तो देखिए ये क्या होगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा तो देखिए मैं समझाता हूँ। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि आप ये दोनों भुजाएं जोड़ेंगे ए बी और सी डी, ठीक है। तो पहले आप जोड़ेंगे ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ये दोनों भुजाएं, और इंटू लंबवत ऊंचाई। तो लंबवत ऊंचाई क्या है भाई, तो भाई लंबवत ऊंचाई इसकी निकालनी पड़ती है आपको। आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, ये मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु है ई, तो ये ए ई है, ये 90 अंश का कोण बना रही है, तो ये ही इसकी लंबाई होगी, ठीक है ना। आप कैसे निकाल सकते हैं, ये भुजा आपको दी जाएगी जो भी हो एक्स, ठीक है ना, ये वाली तो आपको भुजा दी जाएगी, ठीक है, उस हिसाब से आप इस लंबाई को निकाल सकते हैं। तो इनटू में हो जाएगी ए ई, ठीक है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका समलंब, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं इसकी बात करूं आगे, जो मैं आपको छठा चतुर्भुज बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता है, वो आपका चक्रीय चतुर्भुज। हालांकि वो व्रत के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फ्री में आपको यहाँ पे बता के जा रहा हूं, क्योंकि ये है तो चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन होती है, तो देखिए ऐसी कोई आकृति जो व्रत से घिरी हुई हो, ठीक है ना, जिसके चारों बिंदु व्रत पे स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये है 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है ओ, ठीक है ना, तो ये ए हो जाएगा, इसका सिरा बी हो जाएगा, इसका सी, इसका डी। तो देखिए परिमाप में तो इसके में वही चारों भुजाएं हैं, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो इसका पहले तो परिमाप आता है, ठीक है, परिमाप में तो चारों भुजाएं, हालांकि इनका पूछता नहीं है, फ्री में बताता हूँ, चारों भुजाओं का योग, सिर्फ इतना ही लिखूंगा, ठीक है, चारों भुजाओं का योग। अच्छा, उसके बाद में आपको बता दूं चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, जैसे ये वाला और ये वाला, इसमें ये प्रमेय लगता है, ठीक है। तो इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर ये भी होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रमेय होती है इनकी, ठीक है ना। इसके आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। इन दोनों का 180 नहीं हुआ, आमने सामने का 180 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता है, और कुछ भी नहीं है। सभी चतुर्भुज एकदम से सरल है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इन सभी चतुर्भुज के बेस पे जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।